Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll discuss about stem cell technology. आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, स्टेम सेल्स का रोल बॉडी में क्या होता है। तो हम इसको आज तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो जो ह्यूमन बॉडी है इट्स एक्चुअली is consist of clusters of cells ना is various kinds of cells in the human body. ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स अगर आप देख लें, जितने भी ऑर्गन्स अगर आप देख लें, दे आर एक्चुअली कंपोज ऑफ सेल्स ना। चाहे वो आपके ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन्स हों, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो जो है किडनी हो या लंग्स हो, चाहे वो आपके फिजिकल ऑर्गन्स हों जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और जैसे आपके लिम्स हैं, फीट्स हैं, हैंड्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो दे आर एक्चुअली कंपोज ऑफ अ सेल, द वेरी बेसिक थिंग। अब अगर देखें बॉडी के अंदर more than 200 different kind of cells actually exist ना। 200 से ज़्यादा cells exist करते हैं। हमें तो शायद 10 cells का पता है जो नॉर्मली हम कॉमनली डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं, न्यूरॉनल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, मायोसाइट्स होते हैं जो मसल सेल्स कहलाते हैं। इस तरह स्किन के सेल्स होते हैं जिसे हम एपिथेलियल सेल कह रहे होते हैं, या हम बात करते हैं ब्लड के सेल्स की जो कि हम कह रहे होते हैं कि जी ये इसमें आरबीसीज हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। फिर हम कह रहे होते हैं जी वाइट ब्लड सेल के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, और जो है वो बेसोफिल्स हैं, ठीक है, और टी सेल्स हैं। इसी तरह से हम कह रहे होते हैं जी बोन के अंदर जो है वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, बोन सेल्स कहलाते हैं। जो कार्टिलेजेस हमारी जो होती हैं, तो फिर जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, दे आर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि सेल्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इससे पहले चले जाएं, ये जितने भी 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जो कि जिससे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, दे कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट ही सिंगल सेल से हो रही होती है, जहाँ पे फ्यूजन होता है एक्चुअली स्पर्म्स और एग्स का, उसके नतीजे में एक जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। एक सिंगल सेल फॉर्म होता है और देन वो सिंगल सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते 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 डिफरेंट लेयर्स बनाता है, डिफरेंट सेल्स बनाता है, और देन all these 200 kind of cells actually originated from a single cell, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जितनी भी आपके सामने है इज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सेल से ये तमाम के तमाम 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक सेल है, ठीक है, बॉडी का, जिसके नतीजे में तमाम की तमाम बॉडी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, इट हैज़ अ इमेंस कैपेबिलिटी कि ये जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में अपने आप को चेंज कर सकता है। जस्ट लाइक यू कैन से कि जी इट्स लाइक अ मैजिक, कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है। एक ही सेल है और एक सेल से बॉडी के तमाम सेल्स फॉर्म होते चले जाते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक सेल है, इस एक सेल को हम आम लफ्जों में बहुत सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जी ये जो एक सेल है जिससे बॉडी के तमाम 200 किस्म के सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, और ना सिर्फ बन रहे हैं, बनने के बाद फर्दर ये सेल्स अपने डिफरेंट स्टेजेस से मेच्योर भी हो रहे हैं और बॉडी में मुस्तकिल रिकवरी भी बॉडी के अंदर मुस्तकिल हो रही है। मुस्तकिल जो डिफरेंट टिश्यूज हैं बॉडी के वो रिकवर भी हो रहे हैं ड्यू टू दीज सेल्स रीजनरेशन, इन सेल्स की रीजनरेशन की वजह से। तो ये तमाम के तमाम सेल्स जो ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो बेसिकली एक सेल से होते हैं और उस सेल को हम कह रहे होते हैं स्टेम सेल, ठीक है। अब अगर हम बिल्कुल इसको बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें कि जी स्टेम सेल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जी स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है
जिसके अंदर जो है वो दो खूबियां होती हैं, दो बातें होती हैं, उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। वो दो बातें क्या होती हैं कि स्टेम सेल एक ऐसा सेल है कि जिसके अंदर कंटिन्यूसली, यानी विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, विदाउट एनी जो है वो हाफ लाइफ, उसके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन की पावर होती है, वो डिवाइड होता है कंटिन्यूस, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होता है। पहली खुसूसियत ये होती है स्टेम सेल की, यानी वो सेल, स्टेम सेल को अगर हम डिफाइन करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेम सेल वो सेल होता है जो मुस्तकिल डिवाइड होता है, ठीक है, और साथ साथ वो डिफ्रेंशिएट भी होता है, यानी उसके अंदर किसी भी वक्त किसी भी सेल में डिफ्रेंशिएट होने की खुसूसियत होती है, ठीक है। तो वो किसी भी सेल्स में और किसी भी फर्दर सेल डिवीजन के नतीजे में कोई भी टिश्यू का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, तो हम उससे कह रहे होते हैं कि जी ये क्या है, ये स्टेम सेल है, ठीक है। एक तो एक इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि स्टेम सेल वो सेल है जो कि डिवाइड हो और डिफ्रेंशिएट भी हो, दो बातें हो गई यहाँ पे। एक और हम इसको, इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जी स्टेम सेल बेसिकली ब्लैंक सेल होता है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि ब्लैंक का मतलब है कि, मतलब आम लफ्जों में इज एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल का मतलब है कि ये कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये अनस्पेशलाइज्ड है। क्या मतलब है, ये कुछ भी बना सकता है, मतलब ये एक तरह का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज, यानी एक ऐसी स्टेज जो कि बिल्कुल ही इनिशियली इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, यानी एक ब्लैंक स्टेज, यानी बिल्कुल स्टेम सेल इज लाइक अ ब्लैंक सेल। और ये जो ब्लैंक सेल है इसमें ये खसूसियत है कि ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो है वो फॉर्म कर सकता है। अब जैसे स्किन है तो ये पूरा स्किन फॉर्म कर सकता है, स्टेम सेल के अंदर एक कैपेसिटी है वो स्किन सेल्स भी स्किन भी फॉर्म कर सकती है, कर सकता है, और मसल्स भी फॉर्म कर सकता है, और नर्व सेल भी फॉर्म कर सकता है। यानी जो अगर देखो तो बेसिक जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है वो स्टेम सेल है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, क्योंकि सारी ओरिजिनेशन जितनी भी हो रही है, ठीक है, जितनी भी आगे फर्दर ओरिजिनेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन हो रही है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, मोर देन 200 काइंड ऑफ सेल्स, वो तमाम की तमाम डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, ये तमाम की तमाम एक सेल से हो रही है, ठीक है, दैट इज अ स्टेम सेल, ठीक है। तो स्टेम सेल के बारे में यहाँ पे इतना याद रखें कि स्टेम सेल एक बिल्कुल एक नाइफ सेल होता है, एक ब्लैंक सेल होता है, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड होने की जो है वो कैपेसिटी होती है, और साथ साथ उसके अंदर किसी भी वक्त जो है वो डिफरेंशिएट होने की, यानी डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि अपनी अपने आप अपनी सेल की फेट को चेंज करने की कैपेसिटी। क्या मतलब है कि एक सेल से दूसरे किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की खसूसियत स्टेम सेल्स के अंदर होती है। अच्छा, अब अगर मैं स्टेम सेल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है कि ऐसे फीचर्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी और सेल में ना हो। तो स्टेम सेल के अंदर तीन बुनियादी कह लो कि प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसे कह लो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे तमाम सेल से। यानी स्टेम सेल्स कम से जो है ना वो तीन यूनिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, तीन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहा होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात यह है जो हमने भी डिस्कस की कि दे आर द ब्लैंक सेल्स, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि ये कोई स्पेशलाइज नहीं होते, ठीक है, दे आर अनस्पेशलाइज। अनस्पेशलाइज का मतलब है कि ये किसी भी स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ब्लैंक सेल इज द फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स ना। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जी ये ब्लैंक होते हैं, ठीक है, ब्लैंक सेल्स, ठीक है। और अनस्पेशलाइज, ब्लैंक सेल का मतलब क्या होता है कि अनस्पेशलाइज्ड होते हैं।
दूसरी जो इनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो होती है प्रोलिफरेशन एंड रिन्यूअल। ठीक है, क्या मतलब प्रोलिफरेशन? इनके अंदर जो दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये लॉन्ग पीरियड्स तक, लंबे अरसे तक क्या कर सकते हैं, प्रोलिफरेट कर सकते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब वही डिवीजन है, सेल डिवीजन है। प्रोलिफरेट कर सकते हैं, साथ साथ रिन्यूअल, ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी अपने आप को दोबारा अपनी, यानी इट प्रोलिफरेट एंड प्रोलिफरेशन के बाद ये अपने आप को दोबारा से अपनी पहले वाली अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म में, यानी स्टेम सेल की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये इनकी दूसरी कैपेसिटी होती है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं they are capable of dividing and renewing themselves for long period of time। यानी ये बड़े लंबे अरसे तक अपने आप को जो है वो रिन्यू भी कर सकते हैं और प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं। ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी जो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक फीचर है, वो है ये अनकमिटेड होते हैं। अनकमिटेड का मतलब क्या है यहाँ पे? अनकमिटेड का मतलब ये होता है कि अनटिल अनलेस बॉडी को नीड ना हो, जब तक कोई पर्टिकुलर सेल बनाने की, उस वक्त तक ये कोई नई सेल या कोई नया सेल जो है वो स्पेशलाइज सेल नहीं डेवलप कर रहे होते। क्या मतलब है कि स्टेम सेल्स नीड सम सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर केमिकल सिग्नलिंग जो हो रही होती है, या जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में, या जीन एक्सप्रेशन के लिए जो सिग्नलिंग हो रही होती है, तो दे आर अनकॉम्बिनेटेड होते हैं। दे आर अनकॉम्बिनेटेड का मतलब है कि ये जब तक इनको सिग्नल ना दिया जाए कि जी आपने ये वाला सेल बनाना है, आपने फिब्रोब्लास्ट बनाने हैं, या आपने नर्व सेल्स बनाने हैं, या आपने कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने हैं, या आपने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं, अनटिल अनलेस दे गॉट अ सिग्नल, ये कभी भी जो है वो क्या नहीं होते हैं, ये कोई स्पेशलाइज सेल फॉर्म नहीं करते, यानी ये अनकॉम्बिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तीन यूनिक फीचर्स हैं स्टेम सेल्स के, जो उनको क्या लोग मुमताज कर रहे होते हैं, जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट बॉडी के दूसरे सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टेम सेल्स को, हम जो है वो फर्दर तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये जो स्टेम सेल्स की कैटेगराइजेशन है, ये उनकी डिफ्रेंसिएशन की कैपेसिटी की बेस पर है। मैंने शुरू में बात बताई कि स्टेम सेल में जो है वो दो बातें होती हैं। एक तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, हमने भी देखा फीचर्स में, जो सेकंड फीचर भी यही था कि दे हैव proliferation capacity for longer period of time and as well as they have a renewal capacity। तो इनके अंदर प्रोलिफरेशन की और रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है। साथ साथ इनके अंदर ये जब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं। एक तो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के साथ साथ डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट, और देखो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन। देखो प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये दोबारा बता दूं कि ये दो टर्म्स को लेके, ये जो प्रोलिफरेशन है, दो टर्म्स हैं जो यहाँ पे एक्सचेंजेबली यूज हो रही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन ही है। ठीक है, जबकि डिफरेंशिएशन का मतलब जो है जो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कन्वर्जन है इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। किसी स्पेशलाइज्ड सेल्स में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसे हम कह रहे होते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन ही होता है। ठीक है, यानी एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 और सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन को हम कह रहे होते हैं, मतलब कन्वर्जन इनटू अ स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेसिफिक भी कह सकते हो कि जी स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड सेल में
जो कन्वर्जन होता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो स्टेम सेल्स हम कहते ही, हमने डेफिनेशन देखा कि स्टेम सेल कहते ही उसे हैं जो कि एक ब्लैंक सेल होता है और जो कि डिवाइड होता है कंटिन्यूसली और डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है, यानी किसी भी कन्वर्ट हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक सेल में, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन की बेसिस पे जो है हमने इसको स्टेम सेल्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइजेशन की है, ठीक है। अब 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं स्टेम सेल्स की? स्टेम सेल की जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें पहली कैटेगरी होती है उसे कहते हैं टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब ये होता है कि द फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी, यानी कौन सा वाला, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जहाँ से शुरू होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इससे पहले जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होती है? एग्स और स्पर्म्स के फ्यूजन के नतीजे में जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन जो होती है दैट सिंगल सेल ना, दैट सिंगल सेल इज टूटीपोटेंट स्टेम सेल। क्या मतलब है टूटीपोटेंट? टूटीपोटेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सेल है ये किसी भी, यानी ये कंप्लीट बॉडी फॉर्म कर सकता है, यानी इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये जो है कंप्लीट बॉडी फॉर्म कर सकता है, बॉडी के तमाम तरह के सेल्स बना सकता है। ये कंप्लीटली अनस्पेशलाइज सेल होता है, ठीक है। और इसे हम टूटीपोटेंट इसीलिए कह रहे होते हैं कि ये नियरली तमाम कैपेसिटी रखता है जो कि एक पूरी बॉडी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसकी मिसाल आपके सामने मैंने बताया कि जैसे जब स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज होते हैं तो जो फर्स्ट सेल फॉर्म हो रहा होता है, ये जो जाइगोट फॉर्म हो रहा होता है, दैट इज टूटीपोटेंट। इसे हम टूटीपोटेंट स्टेम सेल कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो जाइगोट है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म करता है, एम्ब्रियो एंड देन पूरा का पूरा इन्फेंट जो है वो फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये टूटीपोटेंट स्टेम सेल जो हैं ये बेसिकली जो है अर्ली एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम की तमाम बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, होता क्या है उसके बाद होता ये है कि ये जो सेल्स हैं जो टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये फर्दर जो है वो 3 जर्म लेयर्स बनाते हैं, अगर आपको याद हो, और प्लाजेंटा फॉर्म कर रहे होते हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे तो यहाँ देखो तो ये जो फर्टिलाइज एग है बेसिकली ये जो है ये जो फर्टिलाइज एग है, ठीक है, ये फर्दर क्या हो रहा होता है? ये फर्दर जो है आफ्टर 4 डेज, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 डेज इसमें जो है वो इनर सेल मास बनना शुरू हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस स्टेज हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इस ब्लास्टोसिस स्टेज को देखो तो इसके बाद क्या हो रहा होता है? ये जो ब्लास्टोसिस स्टेज है, ठीक है, ये जो इसे हम इनसाइड जो ये जो डिवीजन होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो डिवीजन होती है, हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है, इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कह रहे होते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेल्स की डिवीजन हो रही होती है इस पर्टिकुलर एरिया में, इसे हम कह रहे होते हैं इनर सेल मास, ठीक है। और इनर सेल मास से फर्दर जो है वो 3 लेयर्स बन रही होती हैं, जिसे हम कह रहे होते हैं जी मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर जो है वो बन रही होती हैं। अच्छा, अब एक तो टाइप हो गई, जो पहली टाइप हो गई वो तो हो गई ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली टाइप तो हो गई टूटीपोटेंट, यानी ऐसे सेल जो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, कोई पूरा का पूरा बॉडी बना सकते हैं, ये कहलाते हैं
टूटीपोटेंट, ठीक है। जो दूसरी टाइप होती है सेल्स की, स्टेम सेल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो कहलाती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है, मैंने बताया भी इससे पहले कि आफ्टर 4 डेज जो है ज़ायगोट फॉर्मेशन के आफ्टर 4 डेज के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज आती है, और ब्लास्टोसिस स्टेज में इनर सेल मास फॉर्म होना शुरू होता है। यानी ब्लास्टोसिस के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। वो जो सेल डिवीजन हो रही होती है इनसाइड सेल, हमने अभी देखा, वो जो सेल डिवीजन हो रही होती है यहाँ इनसाइड सेल, ये बेसिकली क्या करा रही होती है, या आईसीएम कहला रही होती है, या इनर सेल मास कहला रही होती है, ठीक है। ये जो आईसीएम है, ये जो इनर सेल मास है, बेसिकली इसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये इनर सेल मास को यहाँ से जो सेल्स ले जाते हैं, ये जो सेल्स हैं जिन सेल्स ने फर्दर मीजोडर्म बनानी है, एंडोडर्म बनानी है, एक्टोडर्म बनानी है, कि 3 जर्म लेयर्स जिन्होंने बनानी है, जिन सेल्स ने, इन सेल्स को हम कह रहे होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। यानी ये जो अनडिफरेंशिएटेड इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस स्टेज पे, ये इनर सेल मास तमाम के तमाम 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है बॉडी, ठीक है। तो टूटीपोटेंट तो बेसिक सेल था जहाँ ज़ायगोट फॉर्म हो रहा था, उसके बाद टूटीपोटेंट सेल जो है फर्दर उसमें डिवीजन होती चली जाती है, और वो 4 दिन के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज पे पहुंचता है, तो एक खास पैटर्न में इनर सेल मास फॉर्म होता है। ये जो इनर सेल मास है, ये जो अनडिफरेंशिएटेड इनर सेल मास है, इसे हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कह रहे होते हैं। और ये बेसिकली तमाम की तमाम बॉडी के 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो उसको क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे देखो इसमें डायग्राम में, तो ये इनर सेल मास है, ये रहा मेसोडर्म, ये रहा एंडोडर्म, और ये रहा एक्टोडर्म। यानी ये इनर सेल मास, यानी ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को, ये जो इनर सेल मास वाले सेल्स हैं, इन्हें हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एम्ब्रियो इज अबाउट टू डेवलप ना, यहाँ पे ये एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो ये जो डिफरेंशिएशन का पैटर्न चल रहा है प्लूरिपोटेंट कैटेगरी वाइज, हमने जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं 3 डिफरेंशिएशन की बेस पे, तो देखो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल फॉर्म हुआ है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ही था ना ज़ायगोट, ज़ायगोट स्पर्म की फ्यूजन के नतीजे में ज़ायगोट फॉर्म हुआ था, इनिशियली वो सिंगल सेल था, दैट इज टूटीपोटेंट। उसके डिवीजन के नतीजे में, यानी जब वो थोड़ा सा स्पेशलाइज तो नहीं, जब वो डिवाइड हुआ ना, क्योंकि स्टेम सेल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, कंटिन्यूस डिवीजन। जब उसकी डिवीजन हुई, उसके अंदर 4 दिन के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसिस फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से फॉर्म हुए। अब क्या होता है, ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि फॉर्म हो सकते हैं, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट होके एक और सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे जिन्हें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, अगर इसको देखो, ये फर्दर इन्होंने, ये बेसिकली 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड हुए, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के अंदर, ठीक है। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड हुए हैं, तो उसमें डिवाइड होने के बाद अगर तुम यहाँ देखो, ये मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब ये 3 जर्म लेयर्स में होने के बाद ये बेसिकली मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बना रहे होते हैं, यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम। तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, बेसिकली दे आर मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स देन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो जो तीसरी कैटेगरी है हमारी स्टेम सेल्स की, वो कहलाती है बेसिकली मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। अब
प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो फर्दर इनर सेल मास में जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, 3 जर्म लेयर्स बना रहे होते हैं। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स है ना, ये 3 जर्म्स लेयर अगर आप देखो तो ये फर्दर जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे होते हैं। और ये जो ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल 3 जर्म लेयर में अगर आप मीजोड्रम को देख लो तो मीजोड्रम बेसिकली जो है वो फर्दर बोन्स फॉर्म कर रही होती है और मसल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो भी मीजोड्रम से हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से एंडोडर्म को अगर देख लो जर्म लेयर के अंदर, वो बेसिकली आपका जो जीआईडी ट्रैक है पूरा का पूरा गट फॉर्म कर रही होती है, साथ साथ आपके लंग्स भी फॉर्म कर रही होती है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर है और किडनीज हैं, तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो एंडोडर्म से फॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर देखो जो तीसरी जर्म लेयर है एक्टोडर्म है, तो जो सुपरफिशियल ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपकी स्किन है, आपका ब्रेन है, तो बेसिकली ये जो है एक्टोडर्म की डिवीजन के नतीजे में, यानी यहाँ पे जो 3 जर्म लेयर्स हैं, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, they also have stem cells that are called multipotent stem cells, क्योंकि एक मेसोडर्म जो जर्म लेयर है वो फर्दर मजीद डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बना रही है, लेकिन ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं दे आर मोर स्पेशलाइज्ड देन द प्रीवियस वन, ठीक है। मोर स्पेशलाइज्ड कैसे हैं? इस तरह से हैं कि देखो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स बॉडी के तमाम 200 टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मीजोडर्म अगर आप देखो तो मीजोडर्म इज लिटिल स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि जी ये मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स हैं। क्यों? ये थोड़े से स्पेशलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू प्लुरिपोटेंट। क्यों? क्योंकि मीजोडर्म को अगर देखो तो मीजोडर्म बॉडी के तमाम 200 सेल्स फॉर्म नहीं कर रही, बल्कि मीजोडर्म सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिक सेल्स फॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल वो बोन के जो है वो ऑस्टियोसाइट्स फॉर्म कर रही है, यानी कन्वर्ट हो रही, स्पेशलाइज्ड होके प्रोलिफरेट होके डिफरेंशिएट हो रही है और बोन के सेल्स बना रही है। इस तरह से बोन के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है। इस तरह से अगर मसल्स को देखो तो ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर और मस्कुलर सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो मीजोड्रम है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज सेल्स फॉर्म कर रही है और ये लिमिटेड स्पेशलाइज सेल फॉर्म कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि जी मीजोड्रम जो है वो लंग्स भी फॉर्म कर रही है या लिवर भी फॉर्म कर रही है, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और यानी उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स के मुकाबले में कैपेसिटी कम है। तो मीजोडर्म बेसिकली जो है वो बोन और मसल्स फॉर्म कर रही है, इसी तरह से ब्लड फॉर्म कर रही है। अब अगर तुम इसकी फर्दर डिवीजन में चले जाओ तो ब्लड को करते तो ब्लड के अंदर भी देयर वेरियस नंबर ऑफ सेल्स ना। अब वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कह रहे होते हैं, इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट्स भी हैं, ल्यूकोसाइट्स भी हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हैं, बेसोफिल्स भी हैं। तो ये तमाम की तमाम स्पेशलाइज्ड सेल लाइन है। यानी अगर तुम ब्लड सेल में चले जाओ तो ब्लड के अंदर भी 2 डिफरेंट लाइंस जो है, 3 डिफरेंट सेल लाइंस आपको मिलेंगी। आपको आरबीसीज मिलेंगे, आपको डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, इस तरह से आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पेसिफिक ब्लड स्ट्रक्चर्स, ब्लड के सेल्स फॉर्म हो रहे हैं मल्टीपल स्टेम सेल्स से, ये फर्दर डिवीजन में जाएंगे और ये फर्दर डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम देखो तो जो एंडोडर्म है दिस इज आल्सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्यों मल्टीपोटेंट है? क्योंकि ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा जीआईटी बना रहा है, जो आपकी गट है, इंटेस्टाइन है, ये फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से लंग्स का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, इसको भी ये फॉर्म कर रहा है। अब ये स्पेसिफिक हो गया इसके लिए, एंडोडर्म स्पेसिफिक हो गया, दैट इज कॉल्ड मल्टीपोटेंट। इसी तरह से अगर एक्टोडर्म को देखो तो एक्टोडर्म भी स्पेसिफिक है। ऑल्दो कि ये तमाम के तमाम जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं दे आर दी डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ प्लुरिपोटेंट, लेकिन डिफरेंशिएट होने के बाद ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही है। 3 जर्म लेयर्स सिर्फ उसे स्पेसिफिक सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक सेल्स बन रहे हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स फर्दर इनमें डिवीजन होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी ब्लड की, तो ब्लड के अलावा अगर तुम मसल्स को भी देख लो तो यहाँ भी फर्दर जो है वो डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्टेम सेल्स की, जो हम उसकी डिफरेंशिएशन की बेसिस पे
जो है वो बना रहे होते हैं, पहली टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स, दूसरी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और तीसरी जो है वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाती है। ठीक है, ये इसकी यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन भी मौजूद है कि अगर आप देखो तो these cells are committed to give rise to cells that have a specific function। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ब्लड स्टेम सेल्स। ठीक है, अब यानी अगर तुम यहाँ भी देखो इसको सेल लाइनेज को तो क्लियर नजर आएगा कि दैट इज अ टूटीपोटेंट स्टेम सेल। यू कैन से ये जाइगोट है जो फॉर्म हुआ इनिशियली, उसके बाद दैट इज अ मल्टीपोटेंट, दैट इज अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो इनर सेल मास है। अब ये इनर सेल मास फर्दर क्या हो रहा है, ये जो है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर्म कर रहा है इन द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, और ये जर्म लेयर्स फर्दर मजीद जो है डिफ्रेंशिएट होती हैं, डिवाइड होती हैं, साथ साथ डिफ्रेंशिएट होती हैं और डिफरेंट जो है वो सेल लाइंस में कन्वर्ट होती हैं, लाइक जस्ट ब्लड स्टेम सेल्स या फिर दूसरे और स्टेम सेल्स हैं। अब जैसे ब्लड का मैंने बताया कि जी वो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होंगे, वाइट ब्लड सेल्स में और एरिथ्रोसाइट्स में। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इनकी कैटेगरीज होती है। ये थोड़ी सी स्टेजेस बताई गई हैं। ये फर्टिलाइज स्टेज है, डे 1 पे, डे 2 पे, ऑलमोस्ट डे 3 पे और 4 पे ये होता है। और आमतौर पे 4 से 8 डेज तक जो है वो ये ब्लास्टोसिस्ट जो इनर सेल मास जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ये फॉर्म हो रहे होते हैं। ये एक जस्ट इमेज जो कि बता रहा है कि किस तरह से ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं इनको यूज़ किया जा रहा होता है। इसको हम अभी आगे डिटेल में एप्लीकेशन जब देखेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं जो इनर सेल मास से हम ले रहे होते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज पे, इनको किस तरह से आइसोलेट किया जाता है और फिर इनको कल्चर किया जाता है। कल्चर इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज डूइंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी आप समझ लें कि जी लैब में इसको क्या किया जा रहा होता है। इस तरह से बैक्टीरियल सेल कल्चर होता है, इसी तरह से एनिमल सेल्स कल्चर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बाकायदा सेल्स को आइसोलेट किया जाता है बॉडी से और इस तरह से यहाँ से एम्ब्रियोनिक स्टेज से यानी ब्लास्टोसिस स्टेज से इनर सेल मास से ये स्टेम सेल्स हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनको आइसोलेट किया जाता है। उसको आइसोलेट करने के बाद फर्दर कल्चर किया जाता है और ये कल्चर जो है बेसिकली जो है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एक स्पेसिफिक कल्चर मीडियम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं इन सेल्स की प्रोलिफरेशन और डिवीजन के लिए। एंड देन फर्दर ये जो सेल्स हैं इनको यूज़ किया जा रहा होता है थेरापेटिक पर्पस के लिए। अभी किस किस थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा होता है हम इसको आगे डिटेल में आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, अब मैंने बताया कि ये सब की सब डिवीजन और डिफरेंशिएशन चल रही है, डिवीजन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। टूटीपोटेंट स्टेम सेल से बात शुरू होती है, टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में, डिवीजन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, बना रहे हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो 3 जर्म लेयर्स में मौजूद हैं, वो फर्दर डिफरेंट लाइनेजेस बना रहे हैं बॉडी की, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो बेसिक ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं तमाम के तमाम वो तमाम ऑर्गन्स बन रहे होते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, इन्हीं जर्म लेयर्स के अंदर अगर आप देखो तो इन्हीं जर्म लेयर्स के अंदर एडल्ट स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स जो है वो बेसिकली मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की ही एक स्पेशलाइज फॉर्म है, एक डिफरेंशिएशन फॉर्म है। यानी अगर तुम इसको यहाँ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होती चली जा रही है, जो स्टेम सेल्स की कमिटमेंट है वो स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। टूटीपोटेंट स्टेम सेल का अनकमिटेड सेल ना, अनकमिटेड है, कोई पूरी बॉडी बना सकता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अनकमिटेड सेल पूरी बॉडी बना सकता है, 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकता है। लेकिन मल्टीपोटेंट सेल्स आर नॉट टोटली अनकमिटेड, दे आर लिमिटेडली अनकमिटेड, मतलब ये स्पेसिफिक सेल्स लाइन ही बनाएंगे, तमाम सेल्स नहीं बना सकते। तो यहाँ बात समझ में आई। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स से थोड़ा सा आगे चले जाओ तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फर्दर एडल्ट स्टेम सेल्स बना रहे होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स और स्पेशलाइज सेल्स हैं। क्या मतलब है, ये टोटली अनस्पेशलाइज नहीं है, ये भी इनकी ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी सेल फेथ को लेके जाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहते हैं, पर्टिकुलर
बॉडी के सेल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसकी आसान सी मिसाल तुम्हें दूँ तो अगर तुम उसी की मिसाल ले लो मीजोड्रम की। अगर मीजोड्रम को देखो तो जो बेसिकली मीजोड्रम है जो सॉरी एंडोडर्म है। एंडोडर्म क्या होती है? एंडोडर्म जो जर्म लेयर है जो जिसमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये एंडोडर्म बेसिकली कन्वर्ट होती है आपकी गट में, गट जो बना रही होती है। अब अगर गट को देखो, गट में कन्वर्ट होती है और इंटरनल ऑर्गन्स में लिवर में कन्वर्ट होती है। अब ये जब एक दफा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया गट का और लिवर का, तो अगर देखो तो गट एक ऐसा आपका बॉडी का ऑर्गन है कि जिसके अंदर कंटिन्यूसली रीजनरेशन होती रहती है। अब ये रीजनरेशन क्यों है? मुस्तकिल वहाँ पे सेल्स की एक्सफोलिएशन हो रही होती है, सेल डेथ हो रही होती है और मुस्तकिल नए सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं। तो अब नेचर ने क्या किया, ये जो गट फॉर्म की, ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, तो इसी गट के अंदर, यानी ये जो गट, अब गट बेसिकली सोमैटिक सेल्स से बनी हुई है ना, ये गट में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, जितने भी विलाइज हैं, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, यानी ये फंक्शनल सेल्स हैं। अब जैसे लिवर के जितने भी सेल हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, हेपेटोसाइट जितने भी हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, और ये तमाम के तमाम सेल्स जो हैं ये बेसिकली बने किससे हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से बने हुए हैं, एंडोड्रम से बने हुए हैं, लेकिन अब ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स बन चुके हैं, और स्पेशलाइज्ड सेल्स ने क्या बना लिया? एक पूरा ऑर्गन फॉर्म कर लिया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिवर, इसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ गट। अच्छा, अब देखो गट और लिवर को अगर लो तो गट और लिवर दोनों, लिवर खासतौर पे एक ऐसा ऑर्गन है जो वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो आप मरते दम तक रीजनरेट हो रहा होता है। कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं है जो आपके मरते दम तक रीजनरेट हो रहा हो सिवाय लिवर के। लिवर मरते दम तक रीजनरेट हो रहा होता है, और इसकी रीजनरेशन क्यों हो रही होती है, किस वजह से? क्योंकि देखो अगर सिर्फ हेपेटोसाइट्स हों, अगर हेपेटोसाइट सोमैटिक सेल्स हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर नॉट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स तो हेपेटोसाइट नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स हैं जो हेपेटोसाइट्स बना सकते हैं। अब क्या होता है, नेचर क्या करती है? नेचर ने कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें एडल्ट स्टेम सेल्स कहा जाता है, उन्हें ऑर्गन्स में रखा है। लिवर के अंदर ही कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एडल्ट स्टेम सेल्स कहला रहे होते हैं। इसी तरह से गट के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, गट सेल्स के साथ, एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ कुछ सेल्स ऐसे बीच बीच में होते हैं जिन्हें, जो कि एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं। इन्हें एडल्ट इसलिए कहा जा रहा है कि दे आर स्पेशलाइज्ड ना, क्योंकि ये अब स्पेशलाइज हो चुके हैं उस ऑर्गन के लिए। यानी लिवर में जो एडल्ट स्टेम सेल है वो अब गट के सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो हेपेटोसाइट में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से जो गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वो इंटेस्टाइन में ही कन्वर्ट होंगे, वो इंटेस्टाइन ही फॉर्म करेंगे, वो लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट या कार्डियोसाइट्स फॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह से आपके हार्ट के अंदर भी कार्डियोसाइट के साथ लिमिटेड कैपेसिटी के साथ कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ताकि वहाँ पे इन केस ऑफ डैमेज जो है वो रीजनरेट हो सके। अब होता क्या है कि अगर लिवर को डैमेज होता है तो उसके नतीजे में होता क्या है कि लिवर इटसेल्फ क्या कर लेता है? रीजनरेट कर लेता है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में काफ़ी अर्से पहले, आई थिंक 2000 के अराउंड स्टार्ट में या था 99 के अराउंड में, पहला लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था। आई थिंक 2000 के बाद की शायद बात है। तो पहला लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था SIUT के अंदर। तो उसमें हुआ क्या था, एक्चुअली जो नेफ्यू था, जो बच्चा था नेफ्यू, उसका बेसिकली लिवर डिस्फंक्शनल था, उसको लिवर डिजीज थी और उसका लिवर प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ था, या फिर इनफ नहीं था फंक्शन करने के लिए। आपको पता है लिवर के डिफरेंट लोब्स होते हैं ना, 3 लोब्स लिवर के होते हैं। अब लिवर को बकायदा क्या किया गया, उसके उसके जो अंकल थे, उसके जो मामू थे, उन्होंने उसको लिवर का एक लोब डोनेट किया, ठीक है। लिवर के डिफरेंट लोब्स होते हैं। अब जब लिवर का एक लोब उस बच्चे को डोनेट किया गया, और वो पहले तो ऑफ कोर्स उनकी पहले कंपैटिबिलिटी मैचिंग होती है, कंपैटिबिलिटी मैच किया जाता है, देखा जाता है कि ये दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं है। फिर डिफरेंट जो है वो HLA टाइपिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो बॉडी में नहीं होगा, या इम्यूनो रिजेक्शन तो नहीं होगी। तो वो सारे के सारे नेसेसिटीज हैं जो कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन करनी होती हैं।
तो अब क्या हुआ, जब उसको बच्चे को वो ट्रांसप्लांट किया गया वो लिवर का लोब फ्रॉम एडल्ट, अब एडल्ट एडल्ट 25 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, उससे लेके उसका लिवर का लोब किया गया। तो अब अगर हम देखें तो अगर हम जर्नली इसको देखें तो हम कहते हैं कि जी लिवर तो वाइटल ऑर्गन है, अगर लिवर डिसफंक्शनल हो जाए तो आपकी लाइफ 1 मिनट भी नहीं चल सकती है। मतलब लिवर इज अ वेरी वेरी लाइक हार्ट और लाइक लंग्स, लिवर एक बहुत ही मेजर और वाइटल ऑर्गन है। तो लिवर के बगैर तो आपकी लाइफ मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिवर का मेजर काम है डिटॉक्सिफिकेशन है। और अगर डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी नहीं करेगी तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो ऑफकोर्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे और वो जो है वो डेथ का बाइस बनते हैं। अब क्या हुआ, जब ये ट्रांसप्लांट किया गया उस बच्चे को, तो ये लिवर का लोब एक्चुअली वहाँ उस बच्चे के लिए उसकी अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी इज इनफ टू वर्क एज अ लिवर, टू वर्क एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। और क्योंकि इस लोब में मैंने बताया कि लिवर के अंदर एडल्ट स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, उस बच्चे ने वो बड़ा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट रहा और वो बच्चे का जो लिवर था कुछ अर्से के बाद वो पूरा का पूरा लिवर उसका फॉर्म हो गया। यानी सिर्फ एक लोब लगाया गया था उस बच्चे को, लेकिन वो एक लोब से पूरा का पूरा लिवर जो है वो बॉडी ने खुद से रीजनरेट कर लिया। अब ये रीजनरेशन कैसे हो गई, कैसे बन गए खुद से लिवर, कैसे बन गया? ठीक है, अब हम अगर देखते हैं, अगर हम इसकी मिसाल यहाँ पे ऐसे लेते हैं कि जी हम कहते हैं कि जी हमारी अगर फिंगर कट जाए, कुछ हो जाए, वो तो रीजनरेट नहीं होती है, ठीक है ना। हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि, लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स को देखें, रेप्टाइल्स को अगर तुम देखो, जो लिजर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, अगर उनको देखो, उनकी चाहे वो लिम्स कट जाए, चाहे वो उनकी दुम कट जाए, चाहे कोई भी चीज कट जाए, ग्रेजुअली इट विल रीजनरेट, पूरा का पूरा ऑर्गन दोबारा बन जाता है। उनका लिम अगर कट जाए तो तुम देखो फिंगर्स हैं, बाकी चीजें सारी ब्रेक हो जाए, वो दोबारा से ग्रेजुअली बन जाती है। दुम उनकी टूट जाए जो है, उसके बाद वो दोबारा से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, दोबारा से बन जाता है स्ट्रक्चर। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में हर ऑर्गन में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने बताया कुछ ऑर्गन्स में होता है, जैसे लिवर में ऐसा होता है और गट में, इंटेस्टीन में ऐसा हो रहा होता है कि कंटिन्यूअसली रीजनरेशन का अमल होता है। तो अब क्या हुआ लेटर ऑन इन लाइफ, क्योंकि अगर देखो तो जो डोनर था, जो उसके अंकल थे, वो उनका भी एक लूप कम हो गया, लिवर का लोब कम हो गया। अब लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रीजनरेट, उनका जो लिवर है वो भी रीजनरेट हो गया, इट बिकम्स अ कंप्लीट लिवर, ठीक है। और जो बच्चे को डोनेट किया गया था, जिस बच्चे को ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसमें वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो गया, तमाम के तमाम लिवर जो है वो रीजनरेट हो गया और फंक्शनल हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि लिवर में जो हेपेटोसाइट्स मौजूद होते हैं, हेपेटोसाइट्स के साथ साथ कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं जो नेचर ने रखे हैं। नेचर ने इसीलिए रखे हैं ताकि ये क्या हो सके, दोबारा से रीजनरेट कर सके, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है, ये रीजनरेट। अब ऐसा किडनी के साथ नहीं है, ऐसा हार्ट के साथ नहीं है, ऐसा लिवर के साथ है, गट के साथ है, इंटेस्टाइन के साथ है, ठीक है। हर ऑर्गन के साथ हमारे ऐसा नहीं है कि वो बार बार रीजनरेट करे, लेकिन बॉडी में जहां भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है वो कह लो कि दोबारा से रीजनरेशन का अमल हो रहा होता है, उसके पीछे एडल्ट स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। यानी एक दफा जायगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से इन्फेंट, इन्फेंट से चाइल्ड बॉर्न हो गया, चाइल्ड से एडल्ट बन गया। नाउ देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली स्पेशलाइज्ड ना, उसकी बॉडी के तमाम ऑर्गन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, तमाम के तमाम ऑर्गन्स हैं वो, उनमें तमाम में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, हम उन्हें सोमैटिक सेल्स भी कह रहे होते हैं। ये तमाम सेल्स जो ये बना चुके हैं, ये तमाम के तमाम सेल्स जो हैं ये बेसिकली अब स्पेसिफिक सेल्स हैं। लेकिन इन ऑर्गन्स में कहीं कहीं नेचर ने एडल्ट स्टेम सेल्स रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एडल्ट स्टेम सेल्स क्या हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स बॉडी में तमाम जगहों पर होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन याद रखो कि एडल्ट स्टेम सेल दे आर स्टेम सेल्स, एडल्ट इनको इसलिए कह रहे हैं कि ये स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है। यानी इनकी जो अब जो अनकमिटेड स्टेज है ना, वो इनकी जो अनकमिटमेंट है वो सिर्फ यही है कि ये स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल अगर लिवर का है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट ही बनाएगा, वो गट सेल नहीं बनाएगा, वो कार्डियोसाइट नहीं बनाएगा। इसी तरह से जो गट का एडल्ट स्टेम सेल है वो एपिथेलियल सेल ही बनाएगा, वो गट के सेल्स ही बनाएगा, वो लिवर सेल नहीं बनाएगा। इसी तरह से अगर इनर एयर के अंदर आपके जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं वो स्पेसिफिक हेयरिंग के सेल्स ही बनाएंगे, हेयर सेल्स ही बनाएंगे, वो कोई और सेल लाइन में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर स्टेम सेल्स एक्चुअली स्पेशलाइज्ड,
ठीक है। लेकिन ये किसी हद तक अपनी कैपेसिटी को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी को, जो इनकी कैपेसिटी है कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं, ये अपनी कैपेसिटी को किसी हद तक कंट्रोल करते हैं, रखते हैं इन एडल्ट ऑर्गन्स के अंदर रखते हैं। अगर इनकी बात की जाए ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ये कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है रीजनरेशन की। लेकिन अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में अगर देखो तो बर्ड्स में ये बड़ी, ये कैपेसिटी जो है वो 100% होती है। यानी हर ऑर्गन के अंदर जो है रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, ये तमाम के तमाम ऑर्गन में जो है वो क्या होता है, कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाए इट रिपेयर्स। जो भी एक ऑर्गन डैमेज हो जाए इट रिपेयर्स। और वो रिपेयरिंग क्यों हो रही होती है, वो इन एडल्ट स्टेम सेल्स की वजह से हो रही होती है। मकसद क्या होता है इन स्टेम सेल्स का, इन एडल्ट स्टेम सेल को रखने का? मैंने भी इसको तफसील से बताया कि ये क्या मकसद होता है। मकसद से वो सिर्फ क्या होता है, इनेबल द हीलिंग, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो हर रोजमर्रा जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, बॉडी से कम हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ को किसी तरह से क्या किया जाए, और जो है वो उनको हील अप किया जाए, उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखा जाए और उनको डैमेज सेल से रिप्लेस कर दिया जाए, इसलिए बॉडी में। और तीसरी बात मैंने बताया कि ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज होती है। क्या मतलब है, ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल में ही डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ऑप्शंस इनके पास बड़े कम होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स के पास डिफरेंशिएशन के ऑप्शंस कम होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, एज कम्पेयर टू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंशिएशन के जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखो। एडल्ट स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है वो एडल्ट स्टेम सेल्स के ऊपर हो रहा होता है। अगर देखो क्यों इस वजह से ऐसा है, क्योंकि इस वजह से ऐसा है कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को देखो, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, दे आर अर्ली एम्ब्रियोनिक, they actually isolate from अर्ली एम्ब्रियो। और अर्ली एम्ब्रियो को जाहिर सी बात है आईसीएम लेने के लिए, इनर सेल मास लेने के लिए, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू किल द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को किल करना पड़ता है, दैट इज अनएथिकल ना। तो एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च, सबसे ज्यादा जो काम इस वक्त हो रहा है वो एडल्ट स्टेम सेल्स के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि एडल्ट स्टेम सेल्स इज ऑलरेडी देयर इन द ऑर्गन्स, दे आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं एडल्ट स्टेम सेल्स की, मैंने वैसे दो तीन बता दी, और भी बहुत सारे, और भी काफी सारे टाइप्स हैं एडल्ट स्टेम सेल्स जो हम कह रहे होते हैं। अब मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, मैनी टिश्यूज में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। अब ये बेसिकली बोन कार्टिलेज फैट सेल्स, ठीक है, एज स्टेम सेल्स दे आर एन एक्सेप्शन बिकॉज दे आर एंड कैन स्पेशलाइज इन सेल्स। अब ये जो बेसिकली हैं, अब ये मैंने बताया कि लिमिटेड इनकी कैपेसिटी होती है, हर इसमें नहीं हो सकते। इस तरह से अगर तुम न्यूरल सेल्स को देखो, ठीक है, तो ये न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरल स्टेम सेल्स होते हैं, ये भी एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, ये नर्व सेल्स बना रहे होते हैं। इसी तरह से ना सिर्फ नर्व सेल्स बना रहे होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, बल्कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, आपको पता है कि न्यूरॉन्स के साथ साथ बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी तमाम के तमाम सेल्स जो है ये एडल्ट स्टेम सेल मौजूद होते हैं। न्यूरल स्टेम सेल्स हम इसे कह रहे होते हैं, ये क्या कह रहे होते हैं, ये फॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी क्या कर रहे होते हैं, ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये किसी भी किस्म के ब्लड के सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट सेल्स, तो ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये भी एडल्ट स्टेम सेल्स ही हैं, जो कि डिफरेंट सेल लाइंस जो है वो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस तरह से स्किन में अगर देखो तो ये कैराटिनोसाइट्स हैं, स्किन के जो स्टेम सेल्स हैं ये डिफरेंट कैराटिनोसाइट्स फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रोडक्टिव लेयर है स्किन की। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं। स्किन है, आपकी स्किन में भी स्टेम सेल्स होते हैं, अगर देखो स्किन भी रिन्यू होती रहती है, आपकी बॉडी जो बॉडी का पार्ट है ये भी कंटिन्यूसली रिन्यू होता रहता है। स्किन पे से आपकी सेल्स की एक्सफोलिएशन हो रही होती है मुस्तकिल, तो ये एक्सफोलिएशन के नतीजे में पीछे से ये जो इसकी जो फर्दर हीलिंग है ये भी स्टेम सेल्स ही कर रहे होते हैं। स्टेम सेल्स ही फर्दर डिवाइड होके और डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। अच्छा,
अब मैंने यहाँ पे भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है वो एडल्ट स्टेम सेल्स पर हो रही है। तो ऐसा क्यों है, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है और क्यों इतना ज़्यादा काम एडल्ट स्टेम सेल्स पे हो रहा है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स? इसकी पहली वजह तो मैंने पहली वजह ये बताई कि बिकॉज ये सेल्स जो हैं, एक तो अनएथिकल है कि आपको जब एम्ब्रियो को किल करना पड़ता है बाकायदा जब आप आईसीएम लेते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स लेते हैं। तो एडल्ट स्टेम सेल जो है वो तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडीज में, हर ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं। आपकी जो रिसर्च डायरेक्शन है आप उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ ये नेचुरली आपको बॉडी के टिश्यूज को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं। अब जैसे लिवर है, गट है, स्किन है, ये क्या हो रहा होता है, यानी एडल्ट स्टेम सेल्स नेचुरली सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि ये नेचुरली इस रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। अब एडल्ट स्टेम सेल की जितनी भी रिसर्च है वो रिसर्च इसीलिए है कि किसी तरह से जो है बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको किसी तरह से रीजनरेट किया जा सके, ठीक है ना। जैसे लिवर है, जैसे कि आपका लिवर तो है ही, इस तरह से अगर किसी का लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया है तो उसका लिवर दोबारा से रीजनरेट किया जा सके किसी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से। अगर लिवर डैमेज हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। किडनी खत्म हो चुकी है तो दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। हार्ट खत्म हो चुका है तो उसको दोबारा से एडल्ट। तो स्टेम सेल्स की सारी रिसर्च इसी के ऊपर है कि किसी तरह से ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के, उनको फॉर्म किया जा सके, ताकि जो है जो जो वाइट जो मेजर डिजीज हैं वाइटल ऑर्गन्स की, उनको किसी तरह से जो है वो हील किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। एक तो फायदा ये कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा ये आपके रिपेयरिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं बॉडी में। साथ साथ ये बॉडी का जो एक माइक्रो एनवायरनमेंट है एडल्ट बॉडी का, ठीक है। अब देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो सेल्स लिए जाते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो इनर सेल मास से लिए जाते हैं, तो इनर सेल मास का जो इन्वायरमेंट अगर तुम देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट देखो एम्ब्रियो का, इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो माइक्रो एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, एज कंपेयर टू एडल्ट बॉडी। एडल्ट बॉडी के मुकाबले में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का माइक्रो एनवायरनमेंट है इज डिफरेंट, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पे जो माइक्रो एनवायरनमेंट है एडल्ट बॉडी का वो फेवरेबल है, और वो मोस्ट लाइकली है, क्योंकि जब आप काम आपने तो आगे जो रिसर्च करनी है वो एक्चुअली एडल्ट बॉडी को हील करने के लिए करनी है। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा मैच करता है एडल्ट स्टेम सेल्स का विद द विद द एडल्ट बॉडी ना, ठीक है, क्योंकि एडल्ट बॉडी के अंदर ही एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, तो माइक्रो एनवायरनमेंट सेम है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो के अंदर है, एडल्ट बॉडी में नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, एडल्ट बॉडी में नहीं होते हैं। एडल्ट बॉडी में तो वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब वो उस फॉर्म में नहीं है इस तरह से। लेकिन जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है आपका एडल्ट सेल्स का, वो मैच करा होता है, एक ये वजह है। इस वजह से जो है बहुत सारे इम्यूनो रिजेक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं उसको ओवरकम किया जा सकता है, इसीलिए जो है वो एडल्ट स्टेम सेल्स को प्रेफर किया जा रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को। एक जो अगर देखो ये बेसिकली ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। अब अगर एक बात देखो तो एक जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज कह लो या कह लो जो बैरियर है वो ये है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, अब ये सोमैटिक स्टेम सेल से मुराद वही है, ये एडल्ट स्टेम सेल्स है। अब इसको एडल्ट स्टेम सेल को हम सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ये एडल्ट स्टेम सेल्स ही हैं। अब जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं या सोमैटिक स्टेम सेल्स हैं, इनका जो प्रोलिफरेशन का टाइम होता है वो एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो काफी लॉन्गर होता है, ठीक है। यानी ये काफी देर में प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, यानी इनकी जो डिवीजन है वो टाइम टेकिंग होती है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अच्छा, अब ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम्स, ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, इन स्टेम सेल्स को रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है, इनकी स्टेट को रिवर्ट भी किया जा सकता है किसके अंदर, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो जो फेमस एक्सपेरिमेंट है डॉली शिप का जो 1996 में हुआ था, तो अगर उसको याद हो तो उसमें बेसिकली क्या किया गया था, उसमें हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, दो शीप ली और एक वाइट फेस शीप थी, ठीक है, और वाइट फेस शीप से जो है वो उडर सेल्स ली। उडर सेल्स बेसिकली
आपके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये उडर सेल्स लिए, इन उडर सेल्स को लिया और एक और शीप थी, वहां से इन्होंने क्या किया, अनफर्टिलाइज एग जो है वो शीप से, दूसरी शीप से क्या किए, आइसोलेट किए। अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि जो अनफर्टिलाइज एग सेल्स इन्होंने एक दूसरी शीप से लिए, ठीक है, एक ये वाइट शीप थी और दूसरी आप कह लेंगे ये ब्लैक शीप थी। ब्लैक शीप से इन्होंने जो है वो अनफर्टिलाइज एग्स लिए, ठीक है, जबकि वाइट शीप से इन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सोमैटिक सेल्स इन्होंने, उडर सेल्स जो होते हैं, इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किए। कहाँ से, वो मेमोरी ग्लैंड से इन्होंने आइसोलेट किया। अब क्या किया इन्होंने, उसके बाद फर्दर क्या किया, इन्होंने इसको क्या कर दिया, दोनों सेल्स को, जो अनफर्टिलाइज एग के सेल्स थे और दूसरा जो ओडर सेल्स थे, इनको फ्यूज कर दिया। लेकिन फ्यूजन से पहले जो एग सेल्स थे, इन्होंने एग सेल्स से पहले जो डीएनए उसको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद दोनों सेल्स को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, ठीक है। अब इस फ्यूजन के नतीजे में क्या हुआ, अब इसके नतीजे में हुआ ये, क्योंकि जो एग सेल्स होते हैं, एग सेल्स बेसिकली अगर आप देखो, दे आर द प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो अब ये जो एग सेल्स हैं, ये एग सेल्स जो है फर्दर जो है क्या करेंगे, इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन की और डिवीजन की और डिफ्रेंसिएशन की कैपेसिटी है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ से उडर सेल्स लिए थे, ये उडर सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था, ये अर्ली एम्ब्रियो फर्दर फॉर्म हुआ, और इस अर्ली एम्ब्रियो को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस अर्ली एम्ब्रियो को जो है फर्दर क्लोन किया, ठीक है। इसको कैसे क्लोन किया कि जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन में ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई। अब इन्होंने क्या किया था कि इसको, ये जो अर्ली एम्ब्रियो था, इसको इम्प्लांट कर दिया एक सरोगेट मदर के अंदर। अब सरोगेट का मतलब क्या होता है, सरोगेट का मतलब ये होता है कि जो एक तरह से इसको कह लो कि ये जो नॉट द नेटिव मदर, मतलब जो किसी को भी एज अ हायर कर लिया, किसी भी शीप को हायर कर लिया, जस्ट क्या करने के लिए, एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, जस्ट उसको इम्प्लांट कर दिया एम्ब्रियो को, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था फ्यूजन के नतीजे में उडर सेल्स के और एग सेल्स के, उडर सेल्स एक अलग शीप से लिए गए थे, एग सेल्स एक अलग शीप से लिए गए थे, और उसमें से डीएनए जो है एग सेल्स से वो रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद ये फ्यूजन के नतीजे जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया था एक थर्ड शीप में, एक जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, इसे कहते हैं कि जी हायर किया हुआ है प्रेगनेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो की। इसमें इसको सरोगेट मदर के अंदर जो है इसको इम्प्लांट किया गया। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई एम्ब्रियो की, और डेवलपमेंट के नतीजे में जब ये शीप बॉर्न हुआ है, तो इट इज एग्जैक्ट क्लोन ऑफ अ वाइट शीप, ठीक है। ये जो वाइट फेस शीप था, इसका ये एग्जैक्ट क्लोन था। एग्जैक्ट क्लोन क्यों था, बेसिकली इसीलिए था क्योंकि अगर आप देखो तो जो उडर सेल्स में डीएनए था एक्चुअली, वो डिवीजन जो है वो सारी की सारी वो कंट्रोल कर रहा था, यानी जीन एक्सप्रेशन सारा का सारा वो कंट्रोल कर रहा था, और जो स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी, वो एक सेल की थी, ठीक है। अच्छा, एक तो क्या हुआ कि डॉलरशिप प्रोड्यूस किया गया इस तरह से, ठीक है, और दूसरा एक और तरीका भी ये था कि इस इनर सेल मास को, ये जो डेवलप हुआ है, ये जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, इसमें से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट करके फर्दर कल्चर भी किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो क्लोन शीप फॉर्म की गई। तो क्लोन शीप की फॉर्मेशन में भी आपके स्टेम सेल्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सिनेरियो को ह्यूमंस के अंदर देखा जाए, तो ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही है कि ह्यूमंस के अंदर भी ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जा चुकी है। और ह्यूमंस के अंदर क्या हो रहा होता है कि ह्यूमंस में अनफर्टिलाइज एग लिए जाते हैं फीमेल से, और अनफर्टिलाइज एग लेके ह्यूमन के स्किन सेल्स को यूज़ किया जाता है, मेल के स्किन सेल्स को यूज़ किया जाता है, और ये जो फीमेल से अनफर्टिलाइज एग लिए जाते हैं, पहले इसमें से डीएनए को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद इसको फ्यूज कर दिया जाता है विद स्किन सेल्स ऑफ मेल, ठीक है। इसके नतीजे में क्या फॉर्म हो रहा होता है, अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है, और ये जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इसको फर्दर जो है या तो इम्प्लांट कर दिया जाता है सरोगेट मदर में, या फिर क्या कर दिया जाता है उसको, उसमें से आईसीएम लेके, ये इनर सेल मास लेके इन सेल्स को, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्लोन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज किया जा रहा होता है, ठीक है।
और एडल्ट स्टेम सेल्स को इस तरह से यूज किया जा रहा होता है क्लोनिंग के अमल के अंदर, क्लोनिंग के अंदर। अच्छा, अब अगर ये वाला क्लोनिंग का अगर अमल देखो और जो है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करो, तो मैंने इसमें पहले ही बताया कि जो सबसे बड़ा इसमें जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है कि आप यू आर प्लेइंग विद द एम्ब्रियो ना, यू आर प्लेइंग विद द लाइफ। ठीक है, तो अब यू आर प्लेइंग विद द लाइफ, तो ये इथिकली इज वेरी वेरी बैड ना, और इसके ऊपर बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हैं, और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लेजिस्लेशन पास हो चुकी है कि ये इज टोटली अनअलाउड नाउ। ठीक है, ऑफिशियली तो इज टोटली अनअलाउड, लेकिन अनऑफिशियली फिर भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि 2006 के अंदर क्या होता है कि दो साइंटिस्ट थे, शिन्या यामानाका और तकाशी, दो साइंटिस्ट थे जापानीज। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, इन सेल्स को रीप्रोग्राम किया और रीप्रोग्राम करके इनको प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था, और ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी दोनों की, जिसमें इन्होंने दोनों ने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो थे स्किन से, तो इन्होंने क्या किया कि स्किन सेल्स को लेके, फिब्रोब्लास्ट सेल्स को लेके उनकी जो फेद होती है, यानी अब सोमैटिक सेल अगर आप देखो स्किन का, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक स्पेशलाइज सेल्स है। यानी इसको अगर तुम समझो तो इस तरह समझ सकते हो कि टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, they convert differentiate into pluripotent stem cells, pluripotent stem cell या embryonic stem cells से further multipotent stem cells, multipotent stem cells से further adult stem cells, और adult stem cells से further somatic cells। ये एक डिफरेंशिएशन की फेट है, यानी इस तरह से सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे होते हैं। अब इन दोनों ने क्या किया 2006 में, ये जो फेट का एक पैटर्न है कि वन बाय वन जो हायर कैपेसिटी सेल्स हैं, जो हाईली अनकम्यूटेड सेल्स हैं, वो लेस अनकम्यूटेड, वो उससे लेस अनकम्यूटेड, वो उससे लेस, यानी एक तरह से कह लो पहले बिल्कुल अनस्पेशलाइज, फिर लिटिल स्पेशलाइज, फिर उससे ज्यादा स्पेशलाइज, फिर एडल्ट स्टेम सेल्स, और देन सोमैटिक सेल्स। अब अगर सोमैटिक सेल्स को देखो तो सोमैटिक सेल्स किसी भी सेल में फर्दर कन्वर्ट नहीं होते, दे आर स्पेशलाइज, दे स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी इनके फंक्शन है। अगर स्किन में है तो स्किन का जो अपना फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लिवर में है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सोमैटिक सेल्स दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। 2006 में जो शिन्या यामानाका था और तकाशी, जो दो साइंटिस्ट थे जापानीज, इन्होंने क्या किया, इनकी फेज को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया, इन्होंने सोमैटिक सेल्स को कन्वर्ट कर दिया स्टेम सेल्स। अब ये इन्होंने कैसे किया, एक्चुअली ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग इनकी जो है वो थ्योरी थी जो उन्होंने पेश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली स्टेम सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होते हैं अंडर डिफरेंट सिग्नलिंग, डिफरेंट सेल सिग्नलिंग के नतीजे में। क्या मतलब है, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि इंड्यूस कर रहे होते हैं स्टेम सेल्स को कि जी वो कन्वर्ट हो किसी स्पेसिफिक सेल में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार ऐसे फैक्टर जो है वो डिस्कवर किए कि अगर उन चार फैक्टर की मौजूदगी में एडल्ट स्टेम सेल्स को कल्चर किया जाए तो उनकी जो फेथ है, यानी जो जिस फॉर्म में वो मौजूद हैं, वो सेल फेथ जो है वो रिवर्स हो जाती है। इन्होंने जो चार फैक्टर यूज किए थे और इस प्रोसेस में, वो बेसिकली कौन कौन से थे, वो चार फैक्टर बेसिकली थे ऑक्टाफोर, सॉक्स2, क्लिफ और MYC। ये चार जो जीन्स थे, ये चार ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जो इन्होंने यूज किए। जब इन्होंने चार ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाया, जैसी ट्रांसक्रिप्शन, यानी अब इनका जब एक्सप्रेशन बढ़ता है सेल में, सोमैटिक सेल्स में, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मौजूदगी में होता क्या है कि जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, यानी जो सोमैटिक सेल्स हैं, वो रिवर्ट हो जाते हैं इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, और इसके बाद से अगर आप देखो तो
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डायरेक्शन चेंज हो गई। रीजनरेटिव मेडिसिन की एक बुनियाद बेसिकली रखी वो इन दोनों ने रखी। जो कॉन्सेप्ट एक 2007 में रीजनरेटिव मेडिसिन का आया वो बेसिकली एक पूरी फील्ड बन गई, जिसे मॉलिक्यूलर मेडिसिन भी कह रहे होते हैं। अब ये रीजनरेटिव मेडिसिन की जो फील्ड एक्चुअली है वो बेसिकली किस बेसिस पर है, वो इसी बेसिस पर है कि बॉडी के जितने भी इवन जो एडल्ट सेल्स हैं, इन एडल्ट सेल्स को भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके नतीजे में आप देखो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या हुआ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू डोंट नीड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में पहले ही बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। अब इवन अब हुआ क्या, ना सिर्फ उन्होंने क्या किया उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट किया। फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। अब फिब्रोब्लास्ट अगर आप कॉमनली इसको देखो तो जनरली हम समझते हैं कि जी क्योंकि सेल फेट का पैटर्न ऐसे होता है कि टूटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट एंड देन एडल्ट। तो कायदे से तो होना ही चाहिए कि एम्ब्रियोनिक जो सोमैटिक सेल है पहले वो एडल्ट में कन्वर्ट हो, फिर वो मल्टीपोटेंट में कन्वर्ट हो, फिर वो टूटीपोटेंट में फिर वो प्लूरीपोटेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑक्टा4 और SOX2 क्ले फॉर्म MYC जो है वो डेलिबरेटली उनको एक्सप्रेस किया सोमैटिक सेल्स के अंदर, खास ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर। तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स की फेट डायरेक्टली चेंज हो गई और ये डायरेक्टली फिब्रोब्लास्ट से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो गए। एम्ब्रियोनिक कौन से वाले, वो जो ICM में मौजूद होते हैं, जो ब्लास्टोसिस स्टेज में मौजूद होते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अब ये स्टेम सेल्स सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने इस स्टेम सेल्स को फिब्रोब्लास्ट को सिर्फ स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया, सिर्फ ये नहीं, बल्कि बाद में इन्होंने क्या किया, इन इन स्टेम सेल्स को दोबारा से कन्वर्ट किया नर्व सेल्स में। अब नाउ टेक्निकली हम कहते हैं कि जी मल्टीपल स्टेम सेल्स हैं, अगर उन्होंने मेसोडर्म में कन्वर्ट हो गए, एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गए और एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गए, तो अब ये पर्टिकुलर सेल्स ही बनाएंगे। मेसोडर्म है तो जी बोन ही बनाएगा, लिवर ही बनाएगा। एंडोडर्म है जी गट ही बनाएगा और दूसरा ऑर्गन बनाएगा, लेकिन बोन नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो यानी इसका मतलब है सेल्स में एक कैपेसिटी होती है कि अगर उन्हें एक दफा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फर्दर वो किसी भी सेल लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मोर नीड ऑफ क्लोनिंग। जो ह्यूमन क्लोनिंग है या जो एनिमल क्लोनिंग है उसकी फर्दर नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इटसेल्फ आप बॉडी के कोई भी सेल लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हो स्टेम सेल्स में, और स्टेम सेल्स को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स में। जैसे इन्होंने फिब्रोब्लास्ट को कन्वर्ट किया नर्व सेल्स में। अब नर्व सेल्स और फिब्रोब्लास्ट सेल्स बोथ आर टोटली कंप्लीटली डिफरेंट सेल लाइंस। दोनों के सेल पाथवेज बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इन्होंने इसको कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल्स हैं, अब ये जो इन्होंने इसको कन्वर्ट किया दोबारा से स्टेम सेल्स में, तो इन्होंने इसको नाम दिया कि जी ये हैं IPSCs, इंड्यूसिबल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। यानी ये IPSCs हैं, इन्होंने IPSCs का नाम दिया। इनको इन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का नाम नहीं दिया। ये हैं तो एम्ब्रियोनिक ही, ये हैं तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ही, यानी कैपेसिटी की वही है कि ये तीनों तरह की जर्म लेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तीनों तरह की जर्म लेयर्स बना सकते हैं, कोई भी सेल बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसको नाम दिया IPSCs का, इंड्यूसिबल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है, माइस में, उसके बाद ये ह्यूमंस में भी ये बड़ा सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट जो है वो कंक्लूड हुआ और सक्सेसफुली इसको परफॉर्म किया गया ह्यूमंस के अंदर भी। ये सिंपल इसकी स्कीमेटिक है कि किस तरह से इन्होंने आइसोलेट किए स्किन सेल्स, उनको ग्रो किया, देन फिर क्या किया, जो रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स थे 4 जो मैंने बताया, SOX2 था और क्लिफ था, ठीक है, वो चारों फैक्टर्स को क्या किया गया, उनको डेलिबरेटली यहाँ पे एक्सप्रेस कराया गया। वेक्टर्स इस्तेमाल किए गए जीन एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ किए गए थे, रेट्रोवायरस वेक्टर, उनको बाकायदा जो है वो ट्रांसफेक्ट किया गया और डेलिबरेटली उनका एक्सप्रेशन जो है वो उसको क्या किया गया, इंड्यूस कराया गया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो सेल्स थे जो कि स्किन के सेल्स थे, दे कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सेल। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ह्यूमंस के अंदर इन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ इन सेल्स को नर्व सेल्स में, बल्कि इन्होंने क्या किया,
जब कंडीशंस चेंज की, कल्चर कंडीशंस चेंज की, तो ये इन्होंने इन्हीं स्किन सेल्स को कार्डिक सेल्स में भी कन्वर्ट कर दिया, ब्लड सेल्स में भी कन्वर्ट कर दिया, ब्लड सेल्स में भी कन्वर्ट कर दिया। ये एक्चुअली इस बात का प्रूव है कि ये बेसिकली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से इन्होंने इसको नाम दिया, वो था आईपीएससी, इंड्यूसिबल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप देखो एडल्ट स्टेम सेल्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है वो आईपीएससी के ऊपर इस वक्त डायरेक्शन जो आईपीएससी के ऊपर है, क्योंकि आईपीएससी जो है वो एक बहुत ही पोटेंशियल डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन के जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स को भी आईपीएससी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उनको कन्वर्ट करने के बाद फर्दर डिफरेंट सेल लाइंस में दोबारा से उसकी फेट को चेंज किया जा रहा है। थोड़ा सा एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन इसकी थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी बहुत कॉमन हो रही होती है। अगर आप देखो डिफरेंट न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसन डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है, अल्जाइमर है, ठीक है, ये सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, स्टेम सेल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। अब मैंने बताया कि एडल्ट स्टेम सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं, तो एडल्ट स्टेम सेल्स क्योंकि मौजूद होते हैं, तो जो एक मेन फोकस है रिसर्च का वो ये होता है कि जो एडल्ट स्टेम सेल्स मौजूद हैं किसी तरह से उन्हीं एडल्ट स्टेम सेल्स को जो है इंड्यूस करा दिया जाए, उनको स्टिमुलेट कर दिया जाए कि वो पर्टिकुलर रीजन में दोबारा से जो स्पेशलाइज सेल्स हैं वो बना लें। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इन डिजीजेस की बात करें, पार्किंसन की, हंटिंगटन की या अल्जाइमर की, तो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाती है। अब जब नर्व्स डैमेज होती है तो उसके नतीजे में बॉडी जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो नहीं होती, यानी बॉडी कम्युनिकेट नहीं कर सकती अपने ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो अब बॉडी में ऑलरेडी न्यूरल स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो न्यूरोनल सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन फोकस है वो यही है कि स्टेम सेल को एज अ थेरेपी यूज किया जाए कि या तो जो है स्टेम सेल्स वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में जो है किसी तरह से इन्फ्यूज कर दी जाए या इंजेक्ट कर दिए जाएं, और देन दे कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक न्यूरोनल सेल्स ताकि डिजीज को ट्रीट किया जा सके। या जो है इस वक्त जो है खास तौर पे जो अल्जाइमर डिजीज है उसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल मॉडल्स पे काम हो रहा है, जो माइस मॉडल पे काम हो रहा है, जो बड़ा सक्सेसफुल है। वो ये है कि जो न्यूरल स्टेम सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं माइस मॉडल के ऊपर काम जो एक्चुअली हो रहा है उसमें इन्होंने किया गया है कि अल्जाइमर पहले माइस मॉडल के अंदर जो है इंड्यूस कराया डिजीज को, और उसके बाद क्या किया, जो वो ऑलरेडी न्यूरल स्टेम सेल्स वहाँ मौजूद थे उनको इंड्यूस किया कि वो क्या करें, वो न्यूरोनल सेल्स फॉर्म कर लें ताकि जो अल्जाइमर है वो रिवर्ट हो जाए। तो ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है इस वक्त एनिमल्स के अंदर, और इसके भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो नियर फ्यूचर यही मेथड ऑफ कोर्स इसको जो है वो ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अल्जाइमर डिजीज के लिए कि किसी तरह से स्टेम सेल्स को जो है वो क्या किया जाए, वो यूज किया जाए रिपेयरिंग मैकेनिज्म के लिए, रिकवरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ऑफ दिस जो है वो इन तमाम डिसऑर्डर्स के लिए। इस तरह से कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि परफॉर्म किए गए एडल्ट स्टेम सेल्स को लेके। वो क्या कि जब ह्यूमन के जो अब बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन बोन मैरो स्टेम सेल्स को जब माउस में इंजेक्ट किया गया, ठीक है, माउस की टेल में इंजेक्ट किया गया, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट्स मिले, उन्होंने देखा रिजल्ट से मिले कि ये जो स्टेम सेल्स इवन के दे आर कम फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन के बोन मैरो से लिए गए थे। अब ये जो स्टेम सेल्स ऑफ कोर्स दे आर एडल्ट स्टेम सेल्स, क्योंकि जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक ना। अब जो बोन मैरो में सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट अब ये जो सेल्स उन्होंने लिए तो उन्होंने क्या देखा कि जब इसको माइस मॉडल के अंदर इंजेक्ट किया टेल में, तो उन्होंने देखा कि ये जो स्टेम सेल्स हैं, हालांकि ये एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हैं, तो इन्होंने देखा कि ये सेल्स जो है इन्होंने माइस के बेसिकली जो हार्ट मसल्स हैं उसके डैमेज को रिकवर किया। इनके ये जो माइस था बेसिकली ये कार्डियो मायोसाइट्स इसके डैमेज थे, यानी कार्डियक सेल्स थे वो डैमेज थे, ठीक है, यानी कह लो कि इसमें हार्ट डिजीज जो है बाकायदा जो है इंड्यूस की गई थी। उसके बाद जो बोन मैरो के सेल्स हैं उनको इन्फ्यूज किया गया उसके टेल में, तो उन्होंने देखा कि फर्दर ये जो सेल्स हैं
स्टेम सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, बाकायदा रीजनरेशन और प्रोलिफरेशन जो है वो की, और जो हार्ट मसल्स थे उनको रिकवर किया। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है माइस के अगेन जो है वो माउस के अंदर जो है वो एडल्ट स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए गए मसल्स के अंदर, ठीक है। और जब मसल्स में ये माउस स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए गए तो ये स्टेम सेल्स ने बेसिकली क्या किया, जो आर्टरीज थी और जो वॉल थी हार्ट की, उसको उसको बकायदा उन्होंने उस डैमेज को रिकवर किया, और जो हार्ट मसल्स थे वो बेसिकली माइस मॉडल के अंदर रीजनरेट हुए। इसका मतलब कि ये जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, दे हैव द कैपेसिटी, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। ऑफ कोर्स दे विल बी टेस्टेड इन ह्यूमंस इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, अब जो दूसरी एप्लीकेशन है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, या हम आमतौर पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कह रहे होते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ही होती है। ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है आमतौर पे। जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, एनीमिया है, या और ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो बॉडी है वो आपकी जो सेल लाइंस हैं, जो आपकी ब्लड सेल लाइंस है वो फॉर्म नहीं कर रहे होते, तो उस केस के अंदर बाकायदा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली ये स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन है। स्टेम सेल्स को बाकायदा बॉडी के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है, ठीक है। पहले डोनर से लेके, और जो पेशेंट है जो जो बेसिकली एनीमिक हो चुका है, जो अपने ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हेल्थी इंडिविजुअल से ये बोन मैरो ली जाती है और देन उसको फर्दर इन्फ्यूज कर दिया जाता है पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अब हेल्थी इंडिविजुअल से जब ये बोन मैरो ली जाती है तो ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, क्योंकि दे आर स्टेम सेल्स, तो दे रिन्यू देयर देयर सेल्फ। इनकी जो बेसिक कैपेसिटी अगर आप देखो तो दे स्टेम सेल्स की बेसिक कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी खुद से अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती है डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर, और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर है। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो एप्लीकेशन है इसकी, इसके अलावा वो थेरापेटिक क्लोनिंग के अंदर है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अब इस वक्त तो बिल्कुल ही अनएग्जिस्टिंग है। मैंने इससे पहले बताया कि किस तरह से डॉली शीप को यूज़ किया गया था, डॉली शीप को फॉर्म किया गया था। जो है वो एक जो है वो शीप से, ब्लैक शीप से एग्स को आइसोलेट किया गया, दूसरे वाइट शीप से अडल्ट सेल्स दिए गए, देन फ्यूजन किया गया। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है थेरापेटिक क्लोनिंग के अंदर, ठीक है। तो क्लोनिंग के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है, जो कि इस वक्त आमतौर ऑलमोस्ट इस वक्त ऑब्सोलीट हो चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं और बहुत सारी लेजिस्लेशन है जो इसके ऊपर पास हो चुकी है। तो ये वाली एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक टाइम तक जो है वो एक पोटेंशियल स्टेम सेल की अप्रोच रही है। अब अगर आप इसकी डायरेक्शंस देखो स्टेम सेल्स की, अगर देखो तो इसकी जो डायरेक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप देखो तो स्टेम सेल्स का जो रोल है अगर देखो तो वो एक्चुअली इसके, तुम कह लो कि उसके तीन एक तरह की कैटेगरीज हैं। अगर जो हमें जो रोल नज़र आता है स्टेम सेल्स का इन द फ्यूचर, वो हमें तीन जगह पे नज़र आ रहा होता है। और हम देख रहे हैं कि स्टेम सेल का सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो हमें तीन डिफरेंट डायरेक्शन में नज़र आ रहा होता है। पहली डायरेक्शन अगर आप देखो तो, पहली डायरेक्शन अगर आप देखो तो ये ड्रग डेवलपमेंट के अंदर है, ड्रग डेवलपमेंट में या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं जो हम कल्चर कर रहे होते हैं, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। अब ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स ये आईपीएससीज भी हो सकते हैं, इंड्यूसिबल प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये आईपीएससीज भी हो सकते हैं। ये एक जनरल अप्रोच है, ठीक है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा काम आईपीएससीज पे ही हो रहा है, क्योंकि ये हम जो है एडल्ट स्टेम सेल, एडल्ट सेल से सोमैटिक सेल से ले रहे होते हैं और देन उसको रिवर्ट कर रहे होते हैं इनटू प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो अगर आप देखो तो ड्रग टेस्टिंग के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी नई ड्रग्स हैं जब उनको टेस्ट करना होता है तो दे ऑलवेज प्रेफर अ सेल्स टू टेस्ट,
ठीक है। तो स्टेम सेल जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्टेम सेल्स को बाकायदा कल्चर करके यूज किया जाता है किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और किसी भी ड्रग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। खास तौर पे अगर कोई ड्रग किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए डिजाइन की जा रही है, फॉर एग्जांपल लिवर डिजीजेज हैं, लिवर डिजीजेज के लिए जो है वो कोई ड्रग फॉर्मुलेट की जा रही है, तो स्टेम सेल्स का एक बड़ा रोल है ड्रग डेवलपमेंट में। कैसे? वो ऐसे कि पहले स्टेम सेल्स को, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को लिया जाएगा और उन स्टेम सेल्स को कन्वर्ट किया जाएगा जो है वो स्पेशलाइज लिवर सेल्स में, यानी बाकायदा आप ये कह लो कि बाकायदा लिवर सेल्स फॉर्म की जाएंगे स्टेम सेल्स से, और देन ड्रग जो है वो बाकायदा उसकी टेस्टिंग की जाएगी उन लिवर सेल्स, क्योंकि ये जो ड्रग है स्पेसिफिकली डिजाइन की जा रही है लिवर डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि आप इसको यूज कर सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के अंदर, कि ये ड्रग जो है वो टॉक्सिक तो नहीं है। यानी इसका मतलब है आपको पूरे जो है वो तमाम इनिशियली जो है वो वन बाय वन एनिमल ट्रायल्स और उससे गुजरने से पहले आप एक इनिशियल ट्रायल जो कर सकते हैं वो डायरेक्टली एक सेल कल्चर की प्लेट पे कर सकते हैं। आप 10 प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को लें, उसको कन्वर्ट करें स्पेसिफिक सेल लाइन में, जो भी सेल लाइन के अकॉर्डिंग आपने ड्रग डिजाइन करनी है, और ये की है। और उस ड्रग को फिर फर्दर उस सेल लाइन के ऊपर लिवर सेल्स हैं या किडनी के सेल्स हैं या कार्डियोसाइट्स हैं, उसके ऊपर उसको टेस्ट करके देखा जा सकता है कि वो ड्रग आइदर टॉक्सिक तो नहीं है और वो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो एक बड़ा फास्टेस्ट वे है ड्रग डेवलपमेंट का जो कि स्टेम सेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा अगर आप देखो तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए खास तौर पे जब हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की, अगर हम बात करते हैं खास तौर पे, अगर आप देखो बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये जो स्टेम सेल्स हैं ये भी अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनके पीछे भी कोई ना कोई जो जीन्स हैं, जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए खास तौर पे डिफरेंट ऑर्गन की स्टडीज के लिए और जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल देखने के लिए आर्टिफिशियल स्टेम सेल्स जो है वो एक बेहतरीन सोर्स है, ठीक है, जो कि यूज हो भी रहा है खास तौर पे आईपीएससी। अब आईपीएससी को जब डिफरेंट सेल लाइन में कन्वर्ट किया जाता है तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर आप बाकायदा स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से जीन है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो जीन जो जो आपका जीन रेगुलेशन है, जी जीन कंट्रोल है, इसको आप स्टडी कर सकते हो स्टेम सेल्स के थ्रू। जो तीसरा थेरापेटिक यूज है इसका, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा मेन फोकस उसके ऊपर है। वो थेरापेटिक यूज यही है कि किसी तरह से ये जो आईपीएससीज हैं, ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, हम सक्सेसफुल हो गए कि हम आईपीएससीज बना लें। अब इन आईपीएससीज को हम किसी भी सेल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सेल लाइन को हम जो है वो फर्दर यूज कर सकते हैं कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होगी इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि इसके नतीजे में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जो पेशेंट्स हैं जो वेटिंग पे हैं, ऑर्गन डोनेशन की वेटिंग पर हैं, बहुत मिलियंस ऑफ पेशेंट्स वेटिंग फॉर किडनी डोनेशन, मिलियंस ऑफ पेशेंट वेटिंग फॉर रेटिना डोनेशन और लिवर डोनेशन, और बहुत सारी वेट कर रहे हैं कि उनको कोई डोनेट करे ऑर्गन्स और वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो ये जो थेरापेटिक यूज है, दे नीड नो मोर वेट ना, वो अपने ही ऑर्गन से, अपनी सेल से जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है उनके उनके आईपीएससीज बना के आईपीएससीज को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर उन्हीं की बॉडी के सेल्स के अंदर, जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, और कुछ सेल से टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं, तो ये टिश्यूज स्पेसिफिकली फॉर्म हो सकते हैं उनकी बॉडी के किसी भी सेल से। फिब्रोब्लास्ट इज अ वन एग्जांपल ना, कि फिब्रोब्लास्ट को ले सकते हैं क्योंकि स्किन के सेल सबसे सुपरफिशियल होते हैं एंड इट इज इजी टू आइसोलेट स्किन सेल्स ना। तो किसी भी सेल्स को लेके बॉडी का कोई भी मेजर ऑर्गन बना सकते हैं। तो ये इज द मोस्ट 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 पोटेंशियल और सबसे ज्यादा जो फोकस है ना स्टेम सेल रिसर्च का, वो सेल थेरेपी के ऊपर ही है, ऑर्गन थेरेपी के ऊपर ही है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी।